नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जब भी YouTube पर ये देखने को मिलता है कि हमारा देश आर्थिक रूप से कितना प्रगति कर रहा है, वो ये हाईवेज के जो जितने हाईवेज हैं, मतलब जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका चौड़ीकरण, उनकी वाइडनिंग और उनका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और फिर अपने देश में एक्सप्रेसवेज का पूरा जाल बिछाना, करीब 40 और 50 के बीच में तमाम जो है एक्सप्रेसवे। अरे उत्तर प्रदेश में तो खुद ही 8-9 हो गए हैं। और फिर रेलवे का और भारत के दुर्गम स्थानों में, खास करके जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में और जो हमारे जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जो कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, अब तो सिक्किम को लेकर के 8 सिस्टर हो गया। इनमें जो है जहाँ तक जिसमें कि रेलवे का तंत्र, रेलवे का नेटवर्क पहुंचा नहीं था, रेल की सुविधाएं हमारे उन भारतीय भाई बहनों तक पहुंची नहीं थी, वो रेलवे का तंत्र जो है वहाँ तक जो है पहुंचाया जा रहा है। और रोड माने हाईवेज भी और एक्सप्रेसवेज भी, और खास करके जो ये रेलवे का नेटवर्क जो जिरीबाम से इम्फाल वाला है, उसको आगे तक बढ़ाना है। वो म्यांमार, बर्मा से आगे जो अब दक्षिण पूर्व एशिया है के देशों हैं, मैंने खास करके आपका ये थाईलैंड है और इसके बाद आपका सिंगापुर है, इसके बाद जो है वो इंडोनेशिया है। तो यहाँ तक भी जो है जो अपना रेलवे नेटवर्क जो है व्यापार की दृष्टि से और जनता की सुविधा की भी दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी कार्यान्वित करने की जो योजना चल रही है, ये सब जानकारी मिलने पर जो है किसी भी भारतीय को और जिसको भी इस मुल्क से मोहब्बत होगी, बहुत जो है वो गौरवान्वित होगा। और इन क्षेत्रों में और जो हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो एक सड़क की महत्वाकांक्षी परियोजना जो करीब 40 हजार करोड़ की है, वह भी देख करके सुन करके बहुत अपने मन में या किसी के भी जिसको भी इस मुल्क से मोहब्बत होगी है, वो अपने को गौरवान्वित महसूस करता होगा। और वहीं पर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस माने जो सामरिक महत्व के ठिकाने हैं
जहाँ पर हमारी सेना के माने बेसिस हैं और उनके हथियार वगैरह जो है, वहाँ तक भी रेलवे का नेटवर्क, खास करके अरुणाचल प्रदेश में और जो है ये जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख क्षेत्र है और हिमाचल का भी जो क्षेत्र है वहाँ और पूरी जो चीन की सीमा से लगे जो है पूरी जो है वो यानी रेलवे का तंत्र, रेलवे नेटवर्क पर जो काम हो रहा है, और वो काम बड़ा कठिन भी है। एक तो बड़ी ऊंचाई पर है, तो ठीक है, वो उसमें सुरंगों का हिस्सा और जो पुलों का हिस्सा बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि सड़क बनानी है आपकी सड़क बनानी है 250 किलोमीटर, तो सिर्फ 50 किलोमीटर ही आपको मैदान मिलेगा, बाकी 200 किलोमीटर आपके सुरंग मिलेगा, बाकी जो है आपको सुरंग बनानी होगी और पुल बनाने होंगे। तो वो कठिन काम है, लेकिन वहां पर भी काम हो रहा है। सिक्किम में भी यानी रेल लाइन पर पहुंचाने का काम हो रहा है, और भी हमारे देश के और अंदर जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिस पर कि सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी, और मालगाड़ियां ही जो है रेलवे के आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। तो उस पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, और शायद जो सूचना अब तक है कि हमारे देश में 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक शायद 15 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा जो है दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT जिसको कहते हैं, वहां तक वो बनाया जा रहा है, जिस पर जो माल ढुलाई बहुत तेजी से होगी, और उसी के लिए वो जो है यानी रेलवे का नेटवर्क जो है सिर्फ माल ढुलाई के लिए है, इसलिए उसका नाम भी है कि फ्रेट के लिए वो डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो और जो है जो रेल लाइनें भी हैं वो उच्च स्तरीय हैं, काफी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उनकी। वो एक्सिल लोड पर एक्सिल का उनका एक पैमाना है, यानी रेल वालों का। तो लोड पर एक्सिल भी की दृष्टि से काफी मजबूत यानी रेल लाइनें वो सिर्फ फ्रेट के लिए और सिर्फ माल ढुलाई के लिए वो बिछाई जा रही हैं, और उनका निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद जो है अब उसी माने अवनी एक्सप्रेस वे, और शायद इसमें जो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये एक्सप्रेस वे है, और इस पर कई सुविधाएं हैं। वो इलेक्ट्रिक हाईवेज का भी है, और इसमें जो है मतलब कि जो ओवरपासेस दिए गए हैं जंगलों में, जो जंगली जीव जंतु है, जो माने जो वन जीवन है, उनके भी आवागमन के लिए जो है वो उसमें ओवरपासेस दिए गए हैं, और कई पहाड़ों को काट करके उसमें जो है एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, और काफ़ी सुविधाएं भी हैं उन सड़कों के अलावा। उन सड़कों के किनारे पर और प्रत्येक 50 किलोमीटर पर, और जो है जो यात्रा अच्छा, और वो शायद दिल्ली के DND फ्लाईओवर, DND मतलब कि दिल्ली नोएडा दिल्ली का एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वहीं से शुरू होकर के वो माने पहले वो विरार तक जाएगा, विरार से JNPT तक जाएगा वो
तो ये देश का बहुत देश का क्या क्या मतलब एशिया का सबसे सबसे अनोखा और अनूठा है वो एक्सप्रेस वे होगा। और इतना ही नहीं, इस पर जो है इलेक्ट्रिक हाईवेज की भी व्यवस्था है। इस पर मैंने आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारी जो सेना के जो लड़ाकू विमान हैं, उनके भी उतरने की, उनके भी लैंडिंग की व्यवस्था उसमें की गई है। और लगभग 1 लाख 105 लाख करोड़ जो है कि ये परियोजना है ये। और मतलब कि एक करोड़ और जो है और 5 लाख करोड़, मतलब 1 से 5 लाख करोड़। चलिए, तो और इसके बाद तो इन एक्सप्रेसवेज के किनारे, हाईवेज के किनारे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माने औद्योगिक जो वो गलियारा, लॉजिस्टिक पार्क। अब देखिए, हमारे देश में जो विदेशी जो माने निवेशक हैं इसलिए नहीं आते थे कि इस तरह की संचार की सुविधा नहीं थी। तो जब उनके उत्पाद का, उनके उनका प्रोडक्ट जो है बहुत कम समय में वहाँ माने विदेश, भारत के बाहर बेचने के लिए उनको मिल जाएगा, तो उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत घट जाएगी। और इसी तरह की सुविधा चीन दे करके विश्व के अनेक निवेशकों को चीन में बुला करके वो विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब उसने बना लिया था। तो उसी तर्ज पर ये मोदी जी ये कर रहे हैं इसमें। और तो और काफी निवेशक आ भी रहे हैं और काफी चीजें बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो एक्सप्रेस वेज है, इसके जरिए जो विदेशी निवेशक है, यदि वो उद्योग लगाते हैं या जो लगाए हुए हैं, उनका माल कम से कम समय में पहुंचने की व्यवस्था है, ताकि उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और वो माल सस्ता बिकेगा और वो विदेशों में माल वो कॉम्पिटिटिव होगा। तो ये सारी बातें हैं। और फिर जो है, और ये सारा कुछ जो है मैंने जो सड़कों का जो काम है वो भारतमाला के तहत हो रहा है। और जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है इन रोड के नेटवर्क से जोड़ने की उसका नाम है सागरमाला। तो सागरमाला में जो है उनको करना है। और उन बंदरगाहों की जो है टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी को बहुत ही वो बढ़ाया जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि जो है ये तिरुवनंतपुरम के पास जो है एक ऐसा जो है शिप एक्सचेंज माने जहाजों का जो माल है अदला बदली के लिए, वो ट्रांसशिपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बंदरगाह को विकसित करने की बात है। हालांकि उसी का विरोध मैंने कहा कि देश में जब भी विकास की बात होती है तो जो विदेशी शक्तियां जो है यहाँ के लोगों को पैसा वैसा दे करके आंदोलन वो करवाती हैं और अपने आर्थिक विकास को और औद्योगिक विकास को रोकने का प्रयास करती हैं। तो वहाँ के जो है जो हमारे क्रिश्चियन कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को भड़का करके उसके खिलाफ जो है आंदोलन करवा रही थी। तो खैर इस मुद्दे पर भी जो है इसको भी सुलझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो बहुत काम का हो जाएगा। अब अपने तिरुवनंतपुरम के पास जो है, त्रिवेंद्रम के पास जो है, जो एक जो है ट्रांसशिपमेंट का माने जो ढुलाई के जहाज़ों का जो सामान है आपस में जो है एक दूसरे पर ट्रांसशिप करने के लिए एक दूसरे पर वो चढ़ाने के लिए जो सुविधा देने वाला एक बंदरगाह बनेगा,
उससे काफी भारत इस देश को काफी आय होगी, काफी इनकम आएगी। तो और भी चीजें हैं। और भारत का जो है वो हिंद महासागर में जो 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 नौसेना का है, और अंडमान निकोबार में जो विकास है, और खास करके जो जितना भी व्यापार आप जानते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया मैंने साउथ ईस्ट एशिया का जो दो जलमार्ग हैं, स्ट्रेट है, एक तो है आपका मलक्का, दूसरा है सुंडा। तो इसको भी भारत जो है वो नेतृत्व कर सकता है और कर सकता है, और उसने अपनी नौसेना नेवल फोर्स का काफी जो बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में उसने विस्तार कर लिया है। लेकिन वहीं पर जो है उसी बंगाल की खाड़ी में वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, अंडमान निकोबार के ऊपर एक जो है वो कोकर द्वीप है, उसने जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो बर्मा को दे दिया। और जानते हो कि बर्मा के जरिए वो हमारा दुश्मन चीन उसको वो हथिया लेगा। और यही समस्या है कि इसमें मैंने बताया कि इस नेहरू की गद्दारियां जो है बराबर इस देश के को दुख दे रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात अभी मैं इस पर आऊंगा। दुख की बात है कि इतना विकास करने वाले मोदी महोदय और अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी महोदय इन देश के दुश्मनों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो वहां भी तो इन दोनों से जो मलक्का जलमार्ग है या मलक्का स्ट्रेट है और सुंडा स्ट्रेट है, तो उससे विश्व का मैं समझता हूं कि 90 से अधिक, यानी 90% से अधिक व्यापार होता है विश्व का। तो वहां से भी कमाई हो सकती है। तो इस तरह की जो रणनीति बन रही है, और भारत का जो है जो विदेश नीति भी काफी इस ढंग से चल रही है कि दुनिया के देश जो है भारत के साथ आने को मजबूर। हालांकि हम इसका मतलब नहीं कि वो देश भारत के हितैषी हो गए। जो परिस्थितियों का जो है परिस्थितियां और विदेश नीति का ये असर है। और खुशी की बात है कि ये मोदी सरकार और मोदी जी जो है अब डॉलर के जगह पर रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो भारत के साथ, इसके भी प्रयास चल रहे हैं। तो अपना रुपया अपने आप मजबूत हो जाएगा, और रुपया जो है डॉलर को टक्कर देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगा। तो ये चारों ओर ये प्रयास कर रहे हैं। और जो सुनने में आता है कि जिसे कि एनर्जी माने जो तेल है, तो भारत जो है तमाम जगहों से, मतलब चाहे ईरान हो, चाहे रूस हो, चाहे खाड़ी के देश हैं, उनसे कितना भी खराब से खराब तेल मंगा करके, और यहाँ की जो दो शायद रिफाइनरी हैं, एक रिलायंस की है, एक और है, उसका नाम हम अभी फिलहाल हमको याद नहीं आ रहा है, उसको रिफाइन करके और शुद्ध करके वो तेल जो है विदेशों में भेज रहे हैं, जो है वो यूरोप को और अमेरिका को भी भेज रहे हैं। तो उससे भी काफी अच्छी आय जो है भारत को हो रही है। हालांकि उन प्राइवेट कंपनियों को भी हो रही है, और उनसे काफी अच्छा टैक्स के रूप में इस देश को भी अच्छी इनकम आय हो रही है। ये सारी चीजें जो है किसी भी जिनको भी इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क की तरक्की से मोहब्बत है, वो गौरवान्वित होगा। अब वहीं पर ये देश के गद्दारों का हाल देखिए। जिन गद्दारों को मोदी जी ये एक और तो विकास कर रहे हैं, दूसरा इन गद्दारों को पाल भी रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा गद्दार इसमें कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी को इन सारी तरक्की से कोई मतलब नहीं है, और वो जो है हमेशा देश के दुश्मनों के साथ जो है खड़ा मिलता है। जब भी मौका होता है कि पूरा देश जो है वो पूरे देश के लोग इस देश के साथ खड़े हों, तो उस समय ये गद्दार राहुल गांधी जो है चीन के साथ वो खड़ा होगा।
लेकिन उसको घुमाकर कहता है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यानी जब से मोदी जी आए हैं तब से 1 इंच भी चीन नहीं घुस पाया, और चीन की सेना को, चीन को माकूल जवाब मिले हैं। और माकूल जवाब क्या कि उनकी खूब कुटाई हुई है, पिटाई हुई है और तोड़े गए हैं। इस तरह का की घटना जो वो पहली बार हुई है, और ये और देश के लिए जो गर्व करने वाली बात है। लेकिन इस गद्दार राहुल गांधी को ये सब बर्दाश्त नहीं है, और हमेशा जो है वो चीन के साथ मिलता है, और चीन का वो कर रहा है कि चीन जो है, देखिए ये गद्दार जो है खाता यहाँ का है और सारी सुविधाएं यहाँ का उठाता है, और गाता ये चीन का है, ये गद्दार राहुल गांधी। लेकिन यदि राहुल गांधी की गद्दारी का वर्णन यदि हम करते हैं, भारतीय जनता दल करता है, तो मोदी जी, इस गद्दार राहुल गांधी को पालने वाले भी मोदी जी लाख विकास करते हुए भी, जो कि मैंने अभी बताया है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो है इस गद्दार राहुल गांधी को पाल करके, सारी सुविधाएं दे करके, बीजेपी वाले जो है वो लाख जो है वो विकास करें, वो जो भी करें, जो जिसका एक जायका, जिसका एक नमूना अभी मैंने आपको बताया है, वो करने के बावजूद भी इस गद्दार राहुल गांधी को यानी प्रमोट करके, और वो प्रमोट सिर्फ इसीलिए करते हैं और कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं कि ये सामने रहेगा, इसी को दिखा करके चुनावी माहौल बनाएंगे बीजेपी वाले और मोदी महोदय, और चुनावी माहौल बना करके वो वोट बटोरेंगे। ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी वाले मोदी जी वो खेल रहे हैं। तो ये कहता है, और ये मोदी जी को कैसे बर्दाश्त होता है, जो कहता है कि चीन जो है भारत का भूगोल उसी तरह बदल देगा जिस प्रकार रूस जो है यूक्रेन का भूगोल बदल रहा है। ये गद्दार राहुल गांधी, और सिर्फ इस गद्दारी की बात सिर्फ हम बीजेपी पर, मोदी जी पर ही करें तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कौन लोग हैं जो इसके साथ चलते हैं? जब इस गद्दार ने वो यात्रा की, तमाम दक्षिण भारत के लोग जो है इसके साथ चले, महाराष्ट्र के लोग चले, कर्नाटक के लोग चले, और यूपी में भी लोग चल रहे हैं। इसके साथ चलना भी इस मुल्क के साथ गद्दारी है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जो इसको सुविधाएं मिली वहां शुरू से, और इसकी सुविधाओं को देखिए, इस गद्दार की सुविधाओं को तो देखिए, ये तो दुख होता है। जहां पर एक और हमारे भारतीय भाई बहन, वो भी इस देश के नागरिक हैं, और इसको भी दुर्भाग्य से ये भी इस देश का नागरिक है दुर्भाग्य से, यानी गद्दार भी इस देश का नागरिक ही नहीं, ये पूरा वातावरण पर हावी होने की भी कोशिश करता है। प्रधानमंत्री का जो है ख्वाब जो है वो पाले हुए है। ये देखिए दुर्भाग्य, ये देश का गद्दार जो है, इसके साथ वो चलने वाले भी मिल जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का ख्वाब वो पाले हुए है। और हाँ, अब उसको जो सुविधाएं, इसको कंटेनर, जिसमें लोग बोलते हैं कि लगभग 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं जो है इनडायरेक्टली बीजेपी वाले जो है उसको दे रहे हैं। और इसमें कोई माने बहुत शक नहीं है। बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। और बीजेपी वालों से एक सवाल है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से, कि जो इस देश का इतना बड़ा खतरनाक गद्दार है ये राहुल गांधी, उसके लिए कहते हैं कि राहुल गांधी और जो जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी कॉकस जो है, या कांग्रेस जो है, वो मजबूत हो, विपक्ष का स्थान ले, ये कामना करते रहते हैं बीजेपी वाले। अक्सर ये देखा गया है।
तो देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को ये विपक्ष में देखना चाहते हैं बीजेपी वाले। तो ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। और यही नहीं, वो कन्हैया कुमार जिसने सरेआम नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसी भारत की भूमि पर ही, जेएनयू के प्रांगण से ही नारा लगा। इन बीजेपी वालों को और इन मोदी महोदय के कान पर जरा भी जू नहीं रंगा। फर्ज अदायगी के नाम पर इन्होंने अदालत या पुलिस, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। फिर देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार स्लीपर सेल हैं, उनको मौका मिला देश के साथ गद्दारी करने का। और उसमें सबसे पहले ये सबसे बड़ा गद्दार जो है राहुल गांधी आया उसके समर्थन में, और दूसरा गद्दार ये केजरीवाल है उसके समर्थन में। और मोदी जी तो गद्दारी वो कर ही चुके थे। मोदी जी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, और मोदी महोदय राष्ट्रवाद का तकाजा है कि जो सीधे ये नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यदि थोड़ी भी आप में अकल है तो ऐसी कृति जो है हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, जो सॉवरेंटी है, उस पर सीधा हमला है मोदी महोदय। और जो हमारे देश की सार्वभौमिकता या उसकी संप्रभुता पर या उसकी सॉवरेंटी पर हमला करता है, उसका निपटारा इस देश की सेना करती है। मोदी महोदय, जो आप ये गद्दारी कर रहे हैं, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और शायद इस भ्रम में है कि मैं गलत बोल रहा हूं। आपने भी जब लद्दाख के मामले में जब चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने वो डटी हुई थी, तो अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए जब आप लद्दाख की सीमा के पास गए थे, अपने उस वक्तव्य को याद करिए। आपने कहा था कि हमारी सेना ने, हमारी फौज ने दुश्मन चीन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। और बात सही भी है, बिल्कुल बात सही है। जब भी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, हमारी फौज जरा भी नहीं मानते कि यह आक्रमण जो है दुश्मन की सेना जब भी हमारे देश पर आक्रमण करती है, तो हमारी फौज ये नहीं मानती कि उसने हमारी फौज पर आक्रमण किया। वो ये मानते हैं कि इसने हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण किया है, उसकी सॉवरेंटी पर आक्रमण किया है, उसकी सार्वभौमिकता पर आक्रमण किया है, और उसको वहीं पर निपटा देती है मोदी महोदय। तो इतना ज्ञान आपको भी है। तो इस गद्दार वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने जब नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो आपके राष्ट्रवाद का तकाजा था कि इसने हमारे देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी और संप्रभुता पर हमला बोला था। इसको सीधे सेना के हवाले करना था मोदी महोदय। और इसी को नहीं, इसके समर्थन में जो भी आए थे, राहुल आया था, केजरीवाल आया था, और ये कम्युनिस्ट वाले आए थे, सीताराम येचुरी आया था, डी राजा आया था, प्रकाश कारात आया था, और वो पांव छुआ था जाकर के अखिलेश यादव। सबको यदि सेना के हवाले कर दिया गया होता, एक अच्छा सबक इन देश विरोधी गद्दारों को सबक भी मिलता, और देश में एक अच्छे वातावरण की शुरुआत होती, देशभक्ति की शुरुआत होती। लेकिन आपने सारे गद्दारों को पाल करके अपने मुल्क के साथ जो है बहुत बड़ी गद्दारी की है आपने। और शायद आप जो जानते होंगे, इसके बाद मीडिया वाले शुरू हो गए। वो न्यूज़ 18 का जो है वो किशोर अजवानी, उसे इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया।
और उसकी 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 हिम्मत जरा देखिए। उस गद्दार किशोर आजवानी की जो एंकर था, वो ये कह रहा, वो ये कहते हुए मैंने दिखाई पड़ा, कह रहा कि भाई इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? यदि किसी ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? ये टुकड़ा जैसा तो कुछ हुआ नहीं भारत का। तो शायद हमारे और भारतीय जनता दल की इस वीडियो को मोदी महोदय ने देखा नहीं होगा, शायद नहीं देखा। बीजेपी वाला भी देख करके वो गिगी उनकी बंद हो गई होगी, चुप हो गए। हमने 20 बार, हालांकि जिस भाषा में हमने उसका इस्तेमाल किया, उस भाषा को मैं अभी भी कर रहा हूँ। हमने मर्यादा लांघ करके, शिष्टता की और शिष्टाचार की, सभ्यता की मर्यादा लांघ करके सिर्फ उस गद्दार एंकर, इस देश का गद्दार एंकर किशोर आजवानी को आईना दिखाने के लिए ही हमने शिष्टता, सभ्यता और जो है और शिष्टाचार की मर्यादा को जानबूझ करके मैंने उसको उल्लंघन करके उसको आईना दिखाया। और हमको कहना पड़ा कि किशोर आजवानी, ये तू बता कि ये तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति आकर तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने ही जो है तुम्हारे मां बहन की गाली देना शुरू करे, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? क्या तुम्हारे खून में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हारा दिमाग गर्म नहीं होगा? जरूर होगा। जबकि वो गाली देने वाला वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है तुम्हारी माँ और बहन के साथ, जैसा कि वो बोल रहा है शब्दों से, वो सिर्फ बोल रहा है। कुछ भी तुम्हारी माँ और बहन के साथ वैसा कुछ भी कर नहीं रहा है। फिर भी तुमको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मन में उबाल आएगा, जरूर आएगा। तो जहां अपनी बात हो तो एक पैमाना इन गद्दारों के लिए, मैंने किशोर आजवानी जैसे गद्दारों के लिए अपनी बात, व्यक्तिगत बात हो एक पैमाना, देश की बात हो तो तर्क देंगे कि यानी इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। लेकिन ये सारी जो गद्दारी की जो बातें हैं, ये मोदी जी के शासन के संरक्षण में चल रही हैं, उनके शासन के तत्वाधान में चल रही है। अब मोदी जी को शर्म भी नहीं आती है कि इन गद्दारों को, यानी इस तरह के गद्दारों को पालते हुए। और फिर ये कम्युनिस्ट तो हमारे देश के जो जन्मजात गद्दार हैं इस देश के, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, जो हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन चुनाव, तो 2019 का जो संसदीय या लोकसभा का जो आम चुनाव था, उसमें भाग लेने के लिए इन गद्दार कम्युनिस्टों ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को बेगूसराय बिहार से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। और फिर देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दार जो कि स्लीपर सेल के रूप में है हमारे देश में, उनका तांता लग गया। तो बॉलीवुड भी तैयार हो गया। बॉलीवुड से वो गद्दार कौन है, जावेद अख्तर, उसकी बीबी गद्दार वो शबाना आजमी, और गद्दार जो है वो, देखिए सबको गद्दार वो कहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा कि ये बीजेपी अपने को राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके कितनी बड़ी गद्दारी जो है इस देश के साथ कर रही है, इन सारे गद्दारों को पाल करके। तो वो सोरा भास्कर, वो जावेद अख्तर और उसके समान आदमी, तीनों गद्दार इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, जिसको कि कम्युनिस्ट वालों ने उसको टिकट दिया था, उसके प्रचार के लिए आए थे। और इसके बाद फिर देखा गया कि एक और टॉक शो वो चलवा रहा था कोई इसमें टीवी में, और शायद राष्ट्रवाद पर जो है प्रलाप, मैंने उसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से राष्ट्रवाद पर प्रलाप करवाते हुए एक टॉक शो चलवा रहा था कोई टीवी चैनल। उस टॉक शो में
समित पात्रा भी उसमें शामिल था। अपने को समित पात्रा राष्ट्रवादी कहता है, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद पर वो प्रलाप कर रहा था, उपदेश दे रहा था। और उस प्रलाप वाले टॉक शो या कार्यक्रम में समित पात्रा, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहता है, वो शामिल था। तो इन सबों का राष्ट्रवाद कितना बीजेपी वालों का छलावा है। तो वही बताया कि मोदी महोदय की ये पूरी विकास की बातें जो हैं, ये बिल्कुल धरी की धरी रह जाएंगी। और एक उदाहरण मैं सिर्फ मोदी जी के लिए मैं दे रहा हूं। मोदी जी ये समझे, हमारे देश के एक माननीय विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। वो पुराने IFS थे और विदेश सचिव भी थे और राजदूत भी थे। उनको काफी अनुभव भी और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये पाकिस्तानी आतंकवादियों पर किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने जवाब में दिया कि यदि हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है तो पाकिस्तान याद कर रहा है कि हिलरी क्लिंटन एक बार आई थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हुक्मरानों को बोल के गई थी। वो हिलरी क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन की पत्नी थी, कि ये तुम माने आतंकवादी जैसे नाक सांपों को तुम पालोगे तो बस यही उम्मीद मत करो कि ये आतंकवादी जो है दूसरों को काटेंगे, वो तुमको भी काटेंगे, और आज काट भी रहे हैं। जिस तालिबान को आगे बढ़ा करके ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो है वो पर कब्जा करवाया और बहुत खुशी मनाया, और इमरान खान ने बोला कि ये तालिबान जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके जो है वहां राज्य स्थापित किया है। आज जो है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खुद इनको जो है उसकी जो उनकी करतूत थी उसको वो लौटा रहा है और आक्रमण कर रहा है। तो जयशंकर जी ने कहा बताया कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ये तुम सांपों पालोगे, तो ये उम्मीद मत करना ये उम्मीद कभी मत करना कि वो दूसरों को काटेंगे तो वो तुमको भी काटेंगे। तो वही चीज है मोदी जी, इन देश के खतरनाक सांपों को जो पाल रहे हैं और ये देश को जो डस रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, वो आपको भी डसेंगे। और एक बार मैंने बताया था कि आप सावधान रहिए। वैसे तो भारतीय जनता दल का प्रयास है, यदि सफल होगा भी, कि आप दोनों को सत्ता से बाहर किया जाए, आपको भी, अपनी बीजेपी को भी और इनको भी। लेकिन खुदा न खास्ते ऐसा नहीं होता है। और आप जैसा कि ये सब गणित लगाए हुए कि मोदी जी जो है 340 और 400 के आसपास जो है वो MP के साथ वो जीतेंगे। तो एक चेतावनी और एक सलाह भारतीय जनता दल ने बताया था कि आप 350 या 325 MP के साथ यदि आप जीत भी जाएं, सत्ता पर ये ताकतें आपको बैठने नहीं देंगी, आप बैठ नहीं पाएंगे। और शायद आपको अनुभव ना हो तो सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या साजिश किया कि अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी वो अध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठ नहीं पाए। जरा उनसे सीख लीजिए। तो शायद इस मुकाबले में 2024 का जो चुनाव है, इन देश विरोधी ताकतों खासकर GNPC के लिए जीवन मरण का प्रश्न है।
मैंने पहले भी बताया था कि किसी मैंने यूट्यूब में उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं कि ये जो देश का दुश्मन, देश का गद्दार राहुल गांधी है, उसकी पार्टी ही जो है सत्ता में आए और किसी तरह से इनको, मोदी जी को ये चुनाव जीत भी जाए तभी उनको बेदखल करें। इस तरह की साजिश की सूचना भारतीय जनता दल आपको दे रहा है। आपको सावधान होना है, हो जाइए, न होना मत होइए। तो उस राहुल गांधी को जो कि इतना खतरनाक गद्दार है, उसको बचाने के लिए बीजेपी वाले क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। यही तो देख करके जो हमारे देश के वो हमारे भारतीय भाई बहन जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित। और वही नहीं, बीजेपी कैडर के तमाम लोग जो कि इस देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर इस बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, आज वो सच्चाई देख करके आज वो बहुत दुविधा में है। और इसीलिए अब भारतीय जनता दल बीजेपी कैडर में जितने उनके कार्यकर्ता हैं, जितने उनके पदाधिकारी वगैरह हैं, वो भारतीय भाई बहन, उनसे भी एक नव निवेदन है, कम से कम इस देश की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस बीजेपी को जिसके साथ आप राष्ट्रवाद के नाम पर जुड़े हैं और देशभक्ति के नाम पर जुड़े हैं, उसके राष्ट्रवाद और देशभक्ति को ठीक से आप पहचानिए। और जो है, और इस देश को बचाने के लिए जो है भारतीय जनता दल के प्रयासों के साथ आइए। तो ये बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। तो अब ये बीजेपी वाले जो है इस गद्दार राहुल गांधी को बचाते कैसे हैं, उनकी शब्दावली जरा देखिए। इस गद्दार को कहते हैं 52 वर्ष का बच्चा, अबोध बालक। इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है कि जो आटा जो है वो किलो में तौला जाएगा या लीटर में उसको बेचा जाएगा। और अधिक से अधिक पप्पू। जरा इस साजिश को जो बीजेपी इस तरह की जो साजिश कर रही है इसको बचाने की, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय वाम जरा ठीक से ये समझे कि जो देश के लिए इतना बड़ा खतरनाक है, उसको ये सब बोलते हैं पप्पू है। ये देश के लिए खतरनाक नहीं है, ये देश के लिए गद्दार नहीं है, ये तो भाई पप्पू है। वो कुछ बोल दिया होगा, कोई कुछ कह दिया होगा, इसको तो इल्म ही नहीं, इसको तो ज्ञान ही नहीं है, तो पप्पू है। तो लोग जो है, और तमाम, और यही नहीं, बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर पप्पू के रूप में तमाम चुटकुले बनाए हुए हैं कि इसको पप्पू के रूप में, चुटकुले के रूप में आनंद आप लीजिए। इसको देश का खतरनाक गद्दार मत समझिए। ये साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह की वीडियो जो है जन जन तक पहुंचाइए, ताकि बीजेपी की और मोदी महोदय की जो असली जो है उनके राष्ट्रवाद की असलियत, ये असलियत जो है, इस असलियत से हमारी आवाम परिचित हो। और काफी हमारी आवाम जो है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो इनको सत्ता पर बिठाई है, उससे परिचित हो। और बीजेपी वालों का यही नहीं, कुछ तो इन्होंने अपनी ओर से प्रायोजित जो नफरत फैलाने वाले हैं, उन भेड़ियों को छोड़ दिया है। और कुछ जो है
जो भेड़िए जो है पहले से जो है नफरत फैला रहे थे, उनको पाल रहे हैं। अब ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इसी में लगा हुआ है। जरा 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 इस तथ्य की ओर हमारे आदरणीय भारतीय भाईबहन गौर करें कि इस देश को जरूरत क्या है? एकता की, आपसी भाईचारा की, और साझी संस्कृति की, साझी सोच की, साझी समझ की, साझी विरासत की, साझा इतिहास की, यानी कंपोजिट थिंकिंग, कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग, कंपोजिट हेरिटेज, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट हिस्ट्री, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, इसको फैलाने की आवश्यकता है। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इन सबका मजाक उड़ाता है। यानी भाईचारा तक का वो मजाक उड़ाता है। कहता है कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए, इस तरह से। तो ये सबसे बड़ा गद्दार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उसी के टक्कर का गद्दार है ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती। पहले तो ये जो समाजवादी था, पहले ये बहुत बड़ा अपराधी था। इसका नाम है शायद दीपक त्यागी था। ये बहुत बड़ा अपराधी था। बाद में उस अपराध को ढकने के लिए इसने अपना चोंगा बदल लिया और तमाम गेरुआ वस्त्र धारण करके किसी मंदिर में बैठ गया, और वहां से भी देश में नफरत का जहर जो है वो फैला रहा है। और फिर वही जितने भी इस टाइप के नफरत के जहर जो फैलाने वाले हैं, बस एक ही, वो इस्लाम आस्था पर वो हमेशा वो आक्रमण करते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा कुछ समय के लिए रोक करके, देश में मैंने बताया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस देश के गद्दार जीएनपीसी, देश के गद्दार कम्युनिस्टों, आरजेडी समाजवादियों और टीएमसी इतने ही खास हैं, इनके द्वारा पाले जाते हैं। और यही सब जो है बांग्लादेशियों जो बांग्लादेशी की घुसपैठ भी करवाएंगे, और इनको जगह जगह जो है वो बसवा भी देंगे। इनके सारे कागज, आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, फलाने कार्ड है, सब राशन कार्ड है, बनवा करके इनको इस देश का नागरिक के रूप में भी वो बनवा देंगे, सिर्फ वोट के लिए, अपना वो वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए। और जो है, और हर जगह जो सरकारी जो जमीन है, चाहे रेलवे की जमीन है, उसमें ये सब जो है वो कब्जा वो करवा देंगे। तो उसी में से एक वाकया आ रहा है हल्द्वानी में। इन्हीं गद्दार जीएनपीसी वालों ने, लोग बता रहे हैं कि वो जो है वो था ना नारायण दत्त तिवारी, उसी की कोई बेबी है। हालांकि इन शब्दों को हमको करना नहीं चाहिए। वो लोग पता है उसी कितनी बीवियां पता नहीं, तो उसकी कोई पता नहीं बीवी कोई होगी, कोई तरह की, अरे वो तो इसी टाइप की बीवी है जो कि काफी माने चर्चा में लोग कहते रहते हैं। तो उसी ने जो है काफी इस तरह के अवैध किस्म के माने और इसी तरह के तत्वों को और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों के उसी टाइप के तत्वों को, जो कि पत्थरबाज होते हैं, जो कि आतंकवादियों से जिनका संबंध होता है, और जो है हमेशा देश में जो है वो उपद्रव करते हैं, और सरकारी जमीन पर जो है वो कब्जा भी करते हैं। तो उन्हीं को इन गद्दार वो कांग्रेसियों ने खास करके नारायण दत्त की तथाकथित पत्नी ने वो हल्द्वानी में बसा दिया। और फिर रेलवे ने जब केस किया, तो वो केस जो है वो 10 वर्ष तक चला। फिर हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने फैसला किया कि बने भाई कि रेलवे की जमीन इसको खाली करो, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर केस को भेज दिया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सबकी सुनिए, तो सबकी सुनने के बाद उसने फिर आदेश दिया कि भाई इसको खाली करना है। और जब खाली करना है तो सुप्रीम कोर्ट महोदय फिर मानवता का वो चोंगा पहन कर सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट का तो और होना है, इनकी मानवता जो है देश के आतंकवादियों के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है हमेशा इनकी मानवता जो आतंकवादियों के लिए होती है, अपराधियों के लिए होती है। हमको कहने में जरा भी वो डर भी नहीं है, गुरेज भी नहीं है, और जो चाहे वो कर लें। तो देश के आतंकवादियों के लिए ये जो है वो 2 बजे रात को वो अपना कोर्ट भी खोलते हैं। और इनका जो है वो ह्यूमन राइट जो है, जो तमगा जो है देश के आतंकवादियों के लिए होता है, और देश के दुश्मनों के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो इन्होंने जो मानवता दिखा दी वो रोक दिया, और बताते हैं कि इसी प्रकार हमारे देश की यानी तमाम यानी कई लाख यानी वर्ग जो वर्ग मैंने क्या कहते हैं कि वो वर्ग गज, ये वर्ग फीट जो है, इसी तरह से इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने उन्हीं तत्वों के द्वारा, इन्हीं जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो तत्व जो है कि वो जो कि शरारती भी होते हैं और उपद्रवी भी होते हैं, पत्थरबाज भी होते हैं, और आतंकवादियों को भी वो साथ देते हैं। लेकिन वो पाले जाते हैं इन्हीं के द्वारा। जेएनपीसी जो गद्दार जेएनपीसी है, जेएनपीसी कम्युनिस्ट और जो है टीएमसी, आरजेडी और समाजवादियों के द्वारा। लेकिन इसी तथ्य को जो है ये बीजेपी वाले गद्दारी क्या करते हैं, जरा इसको समझिए। बीजेपी वालों की और मोदी महोदय की गद्दारी ये है देश के साथ कि जिनकी शह पर जो है सरकारी जमीन पर जो है वो कब्जा कर लेना, इस तरह का उपद्रव करना, पत्थरबाजी करना, जिनकी शह पर जो है, जैसे कि जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस, कम्युनिस्ट वाले, समाजवादी वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले, उनकी तो रक्षा करेंगे। और सोशल मीडिया पर तमाम जो है इस तरह के लोगों को ब्रिगेड छोड़ देंगे जो कि सिर्फ इसके लिए इस्लाम आस्था पर ही जो है, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर ही वो आक्रमण करते हैं। ये गद्दारी है बीजेपी की। जबकि राष्ट्रवाद का है कि पहले यानी इनको समाप्त करिए, पहले जेएनपीसी को समाप्त करिए, कम्युनिस्टों को समाप्त करिए, समाजवादियों को समाप्त करिए, टीएमसी को समाप्त करिए, आरजेडी को समाप्त करिए। इस तरह की समस्या स्वतः अपने आप जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन बीजेपी मोदी जी की गद्दारी ये है कि वो पालेंगे, आरजेडी को पालेंगे, समाजवादियों को पालेंगे, टीएमसी वालों को पालेंगे, इस जेएनपीसी जो गद्दार है, जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को, और जो है और इन देश विरोधी ताकतों के शह पर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो शरारती तत्व होते हैं, उनके नाम पर जो है पूरे जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर निशाना बनाने के लिए पूरा जो है वो जन सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों को बिठा देते हैं, और वो जहर ही वो उगलते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। ये गद्दारी है बीजेपी वालों के और मोदी जी की। कितनी बार भारतीय जनता दल ने बोला है कि यदि देश में सुख शांति लानी है, लोगों में सुकून लाना है, अच्छा यही नहीं, यदि इस तरह का जो भारतीय जनता दल बता रहा है, इस तरह का प्रचार करते, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में काफी इस तरह का ज्ञान हो जाता है, और वो इस जेएनपीसी के साथ जो चिपके हुए हैं वो मानसिकता से दूर होकर के कम से कम इनको गद्दार तो मत। आज भी मैं काफी देखने को मिलता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में तमाम इस तरह की प्रतिक्रिया होती है कि उस राहुल को गद्दार न मानते हुए
उसी में लगता है कि उनकी जान फंसी हुई है, और उसी में पूरी भक्ति उसी गद्दार राहुल गांधी में ही अपनी भक्ति दिखाते हुए कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग दिखाई पड़ते हैं। जब इस तरह के गद्दार पत्रकार अजीत, अंजुम, आशुतोष, फलाने ढकाने जब पूछते रहते हैं, तो उनकी जबान पर उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की वो तत्व के जबान पर सबसे पहले इस गद्दार राहुल गांधी का ही नाम आता है कि उनके सबसे बड़े प्रिय नेता राहुल गांधी हैं। बताइए, वो इसलिए हैं कि बीजेपी 12 करोड़ कार्यकर्ता इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में प्रचारित नहीं किया है, लोगों को समझाया नहीं, लोगों को बताया नहीं। हमेशा से ये बीजेपी वाले इतनी बड़ी गद्दार जीएनपीसी और उसका गद्दार नेहरू और ये सब इंदिरा वगैरह को बचाने का इनका अनवरत इनकी प्रक्रिया रही है, इनका इतिहास रहा है। मैंने बताया था ना कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जब ये प्रधानमंत्री था, तो यही गद्दार राहुल गांधी जो है ड्रग की स्मगलिंग करते हुए और कई विदेशी करेंसी के साथ, नोटों के साथ बोस्टन अमेरिका में पकड़ा गया था। तो जब पकड़ा गया था, तो यही सोनिया गांधी ने जो इस वाजपेयी महोदय का जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी महोदय, उन्होंने एक सेवानिवृत्त नौकरशाह ब्रजेश मिश्रा को अपना प्रधान सचिव बनाया था। जानते हैं ना कि इस ब्यूरोक्रेसी में भी गद्दार जीएनपीसी के तमाम चमचे वो पड़े हुए हैं। तो उसी में से एक चमचा था ब्रजेश मिश्रा। तो उस गद्दार सोनिया गांधी ने ब्रजेश मिश्रा से कहा कि भाई ऐसी बात है, वो जो चमचा था माने जैसे गद्दार जीएनपीसी या सोनिया का, और कहने को तो वो जो है वो प्रधान सचिव था प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का। उसने रात को जगाया प्रधानमंत्री को, और कहना थोड़ा सा हमको माने गलत तो नहीं है, लेकिन एक वो शिष्टाचार की जो सीमा है उसका माने उल्लंघन मैं समझता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा। वो नौकरों की बात, जिसे नौकर को लोग जगाते हैं ना रात के 12 बजे, नौकरों की बात उस वाजपेयी को जगाया गया, और वो भी उसी भाव में जगे। और रात को ही उन्होंने फोन किया अमेरिका के राष्ट्रपति को, किसको, और तब जाकर, इसलिए कि वो दिन के बाद, इसलिए कि जो यहाँ रात होती है तो उसमें अमेरिका में दिन होता है, इस तरह की बातें होती हैं। तो इस ड्रग स्मगलर को बचाने के लिए, इस ड्रग स्मगलर राहुल गांधी को बचाने के लिए वाजपेयी महोदय जो कि इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो नौकरों की बात रात को जगे और उसको बचाए। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहुत गौर से समझे। इन देश के जीएनपीसी वालों ने तो गद्दारी की, पूरी गद्दारी का ये इतिहास है, लेकिन उसको बचाने का भी लेकिन उनको बचाने का बीजेपी वालों का भी एक इतिहास है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। और यही अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ उस गद्दार और बोफोर्स का जो डकैत ये राजीव गांधी को बचाने के लिए, बोफोर्स का जो किंग पिन था कोत्रोची, वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में वो था। उसमें ये जितने वक्त जो है वाजपेयी महोदय
प्रधानमंत्री थे इस देश के, और वाजपेयी महोदय को मालूम था कि वो कोत्रोची जो है अर्जेंटीना में है, और उनकी सरकार को भी मालूम था। लेकिन ये वाजपेयी महोदय की गद्दारी तो देखिए देश के खिलाफ, जानते हुए भी उस माने बोफोर्स के किंग पिन उस कोत्रोची को उन्होंने भारत जो है प्रत्यार्पण एक्सट्रेडिशन, उस कोत्रोची का ये वाजपेयी महोदय ने भारत में उसका प्रत्यार्पण या एक्सट्रेडिशन नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए गद्दार राजीव गांधी को बोफोर्स के मामले में बेनकाब न हो, यानी उसको बचाने के लिए। तो वाजपेयी महोदय का यही तो गद्दारी उनकी है, देश के गद्दारों को बचाना, देश के और वही देश के साथ गद्दारी का अपराध जो है मोदी जी भी कर रहे हैं। सारे गद्दारों को, राहुल गांधी को बचा रहे हैं, सोनिया गांधी को बचा रहे हैं, प्रियंका गांधी को बचा रहे हैं, और ये सारे देश विरोधी जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों में, उनको बचा रहे हैं। और यही नहीं, जो वो ये वाजपेयी महोदय, अरे उनके इतने कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनकी जो महानता है, जो अंत्योदय का जो अवधारणा है, ये उन्हीं की देन है। चूंकि एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अब अगले एपिसोड में बताएंगे कि उन्होंने कहा भाई विकास का पैमाना वो है, और वहीं से उसको नापा जाना चाहिए कि हमारे सामाजिक सोपान का, सोशल लैडर का जो अंतिम जो है सोपान पर जो बैठा हुआ है, मतलब कि लास्ट रंग ऑफ द सोशल ऑर्डर, उसके जीवन में उसके माली हालत में क्या परिवर्तन हुआ है,